लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत वाहक बल एंड वैद्युत सेल से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो पर नए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुका हूं और उसके लिंक मैं आपको 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुका हूं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चेकआउट जरूर कर लेना और उन वीडियोस को देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराया उसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सेलों के लिए निरावेशन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी बात है वो सही है। ठीक है, तो सेलों के निरावेशन और आवेशन ये होता क्या है आपका। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपको बताता हूँ। जब सेलों से आवेश निकलता है तो निरावेशन और आता है तो आवेशन। ठीक है, इतना याद रखो बस। तो जब सेलों से आवेश निकलेगा तो आपको याद रखना है टर्मिनल वोल्टता होती है वी बराबर ई माइनस आई आर। ठीक है, ये आपका होता है निरावेशन की प्रक्रिया के लिए। और अगर आवेश आएगा तो वी बराबर ई प्लस आई आर। ठीक है, ई प्लस आई आर आवेशन और ई माइनस आई आर निरावेशन। तो इसमें पूछ लो क्या बोल रहा था हमारा निरावेशन, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत सेल के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके फॉर्मूले से लेकर मैंने आपको इसमें लास्ट में फॉर्मूले भी बता दूंगा इसके 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल वैद्युत वाहक बल होता है। किस संयोजन में पूछ रहा है भाई, ये देख लेना सर, ये पूछ रहा है आपका श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में आपका वैद्युत वाहक बल कितना होता है, तो सर वो आपका होता है NE। जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन में वैद्युत वाहक बल कितना होता है आपका NE होता है। ये NR क्या है सर, ये जो NR आपका लिखा हुआ है ये आपका श्रेणी क्रम में आपका क्या है, प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में आपका आंतरिक प्रतिरोध का मान NR होता है और वैद्युत वाहक बल का मान NE होता है। ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि श्रेणी क्रम संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में पूछ लेगा कि आपका वैद्युत वाहक बल कितना है या समांतर क्रम में आपका प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का क्वेश्चन आएगा आगे, मैं उसमें समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्न में से द्वितीयक सेल, ध्यान देना भाई साहब, द्वितीयक और प्राथमिक सेल से आपका क्वेश्चन फ्लुएंटली पूछा जा रहा है अभी के एग्जाम में। जो आपके नेवी एयरफोर्स के एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपका इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो द्वितीयक सेल आपका क्या होता है, तो आपका इनमें से जो द्वितीयक सेल है वो आपका सीसा संचायक सेल। जो सीसा संचायक सेल होता है वो आपका द्वितीयक सेल है, और जो डैनियल सेल है आपका, शुष्क सेल है आपका, ये आपके प्राथमिक सेल है। इन सेलों के अतिरिक्त एक सेल और है लेक सांसे सेल। लेक सांसे सेल जिसका क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, उस वीडियो की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए हैं। बस ओम के नेम से मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है, तो सारी की सारी मैं जरूरी चीजें ही आपको करा रहा हूँ, तो उसको जरूर चेक कर लेना। लेक सांसी सेल भी आपका कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल है। लेक सांसी सेल का क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये देखो द्वितीयक सेल आपका कौन सा है, द्वितीयक सेल है आपका सीसा संचायक सेल आपका द्वितीयक सेल है, और डेनियल सेल आपका प्राथमिक सेल है, और शुष्क सेल आपका कौन सा है, प्राथमिक सेल है। लेक सांसे सेल आपका प्राथमिक सेल है, और वही क्वेश्चन आपका एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, वैद्युत वाहक बल की विमा। तो देखो सर, वैद्युत वाहक बल की विमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर W/Q। यहाँ से आप परिभाषा क्या बनाओगे कि एकांक आवेश को किसी क्षण में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वही कहलाता है आपका वैद्युत वाहक बल। तो ठीक है सर, अब जो W है, W क्या होता है आपका, कार्य होता है, और कार्य क्या है, एक ऊर्जा ही है एक प्रकार की, लेकिन ऊर्जा का विमा आपको एक ही है। कोई सी भी ऊर्जा आ जाए, mL/2T⁻² आएगा। ठीक है, अपॉन Q होता है आवेश, आवेश की क्या होती है AT। ठीक है सर, AT, तो ऊपर ले जाओगे इसे क्या हो जाएगा, mL/2T⁻³ A⁻1। तो देखो सर A⁻1 ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि जो स्मॉल r होता है वो आपका निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर
या भरे हुए द्रव पर, जो उसमें द्रव भरा होता है उस पर, या दोनों पर, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी बीच की दूरी पर जो आपका स्मॉल आर होता है वो आपका डेफिनेटली निर्भर करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी जो बात है वो आपकी सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है प्राथमिक सेल का, वो आपका द्वितीयक सेल से अधिक होता है। पहले ऑप्शन में कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द्वितीयक का प्राथमिक से अधिक होता है, यानी कि द्वितीयक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका प्राथमिक से अधिक होता है। ऐसा होता है क्या। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि दोनों के बराबर होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नन ऑफ दीज है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका द्वितीयक से अधिक होता है। देखो मैं आपको हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें आपके आसानी भी आएंगे, उसमें आपके टफ भी आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। देखो अगर मैं आपके एफओस के एग्जाम में न्यूमेरिकल की बात करूं तो 25 में से आपके 5 न्यूमेरिकल आते हैं और जो 20 हैं वो आपके थ्योरेटिकल आते हैं। ये जो 5 होते हैं उनमें से आपके 3 जो क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मूला बेस हैं। अगर आपको उनका फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर ले जाओगे। ये जो 2 है, जो 2 आते हैं वो आपके होते हैं रिलेशन पर, कि ये चीज़ पहले इतनी थी अब कितनी हो जाएगी। ठीक है, या इतने प्रतिशत थी तो अब कितने प्रतिशत हो जाएगी। यानी कि ये दो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं कंसेप्चुअल, और ये 2 जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं फॉर्मूला बेस। बाकी जो 20 के 20 क्वेश्चन हैं उनमें आपके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर से 25 करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से फॉलो करते चलो, आराम से 80+ आएंगे आराम से। ठीक है, आराम से आपके नंबर 18+ आएंगे। रिवीजन के तौर पर देखो मैं आपको हर चैप्टर से करा ही रहा हूँ, रिवीजन के तौर पर मैं आपके लिए एक ई बुक तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, जो ई बुक तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए, एक ई बुक आपके लिए तैयार हो रही है। इस ई बुक में आपके चैप्टर वाइज हर चैप्टर से 62 चैप्टर मैंने यहाँ में रखे हैं। इसमें आपके हर चैप्टर से फॉर्मूले, यानी कि चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं। उसके बाद आपके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यानी कि आपको एग्जाम टाइम में कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। इस ई बुक को प्रॉपरली फॉलो कर लेना, ये आपको एग्जाम से मैक्सिमम 1 महीना पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी तैयार कर रहा हूँ, ये पूरी फिजिक्स की ई बुक है भाई, बड़ी है तो उसे बनाने में टाइम लगेगा। अच्छे तरीके से तैयार कर रहा हूँ, ऐसा लेवल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, वो इस ई बुक में मिलेगा। रिवीजन के लिए आपकी ये बेस्ट बुक होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समांतर क्रम संयोजन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, आपसे ये पूछा है। तो सर मैंने अभी आपको श्रेणी क्रम का बताया था, तो श्रेणी क्रम में आपका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, आपका होता है NR। ठीक है, NR उसका जो होता है आंतरिक प्रतिरोध होता है, और NE उसका क्या बताया था मैंने आपको, वैद्युत वाहक बल। अगर इसके हम ऑप्शन की और आंसर की बात करें तो इसका आंसर नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी है, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समांतर क्रम संयोजन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो आपका r/n होता है। और जो ये जो ई है आपका, ये ई होता है आपका समांतर क्रम में वैद्युत वाहक बल। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखना, ये दोनों चीज़ें होती हैं आपकी, ये आपका प्रतिरोध है, ये आपका वैद्युत वाहक बल है, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपका प्रतिरोध है किसके लिए, ये आपका समांतर क्रम के लिए है, और ये आपका वैद्युत वाहक बल है किसके लिए, समांतर क्रम। ये समांतर क्रम दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम। ये 4 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कभी कभी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इनसे बनता ही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी सेल में 5 कूलम आवेश प्रवाहित करने में, ठीक है, कोई सेल है उसमें आपको 5 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो 10 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो सेल का वैद्युत वाहक बल आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है कि एकांक आवेश को किसी परिपथ में, किसी सेल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही तो आपका क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि E बराबर होता है सर आपका W/Q। तो W कितना दिया हुआ है आपको, 10 जूल, 10 आवेश कितना है 5, सर कट गया, कितना आंसर आ गया आपको 2 जूल प्रति कूलम। तो 2 जूल प्रति कूलम कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एडिशनल ये ध्यान रखना कि इस सेल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समांतर क्रम में संयोजन में सेलों के आंतरिक जो प्रतिरोध है, समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो जो समांतर क्रम होता है उसमें आपके जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आपका घट जाता है। इसी क्वेश्चन में अगर श्रेणी क्रम पूछता,
इसी क्वेश्चन में अगर श्रेणी क्रम पूछता तो आंसर होता बढ़ जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में आपका सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है और समांतर में आंतरिक घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, समांतर आंतरिक समांतर, आंतर में अंतर का आ रहा है अंतर, तो अंदर वाला घटता है इसमें घटेगा तो इसमें डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वैद्युत सेल के भीतर आवेश संचरित होता है। जो वैद्युत सेल होता है उसके भीतर जो आवेश संचरित होता है कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, केवल धनायनों के द्वारा होता है, केवल ऋणायनों के द्वारा होता है, या बीओसी का मतलब है धनायनों और ऋणायनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो सोचो इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब ऑप्शन नंबर ए विभवांतर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत वाहक बल घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी धारा धारिता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी धारा धारिता घट जाती है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की बात करें कि वैद्युत सेल के भीतर आवेश संचरित होता है, तो आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धनायनों और ऋणायनों दोनों के द्वारा आपका वैद्युत वाहक बल के अंदर आवेश संचरित होता है। ठीक है, दोनों धनायन और ऋणायन। ठीक है, अगर जब इसकी बात करें कि जब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब इसका जो विभवांतर है वो बढ़ जाता है, जो इसका विभवांतर है वो आपका बढ़ जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, कोई 3 प्रतिरोध हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वैल्यू उसने डिफाइन नहीं की हुई है, जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी भौतिक राशि है वो समान रहती है, धारा समान रहती है, विभवांतर समान रहता है, या शक्ति समान रहती है, नन ऑफ दी। ठीक है, तो जब आप धारा पढ़ते हो यानी कि आप जब करंट पढ़ते हो तो आपको क्या पता है कि श्रेणी क्रम में आपकी धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो वही पॉइंट तो पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो सेल में आंतरिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है, जो सेल में आंतरिक प्रतिरोध मैं आपको 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आर स्मॉल आर ये किस चीज़ का प्रतिरोध है, मुझे पता तो चले कि आपको ये पता भी है कि नहीं है। ठीक है, जो स्मॉल आर है वो आपको किसका प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोडों का है, बर्तन का है, विलयन का है, या ये ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है ये बात। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो जो आंतरिक प्रतिरोध है आपका वो आपका विलयन का है। ठीक है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है जो स्मॉल आर होता है वो आपका विलयन का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस में आपको यहाँ करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद भी आपके लिए एक ई बुक तैयार हो रही है, उसके बाद भी आपको मैंने 10 मॉक टेस्ट तैयार किया आपके लिए मैंने, उसमें से आपको मैं एक करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं दिया था तो चैनल पर जाना, चेकआउट कर लेना और उसको लगाना। ठीक है, तो देखो अगर आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है तो आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस किया करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा ऐप से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब तो उन्होंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप अलग अलग उन्होंने 40 टेस्ट कर दिए हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट इतने ही दिन हैं और इतने ही प्रैक्टिस सेट हैं, एक प्रैक्टिस सेट रोज चिपका दो अच्छे तरीके से और अपनी रैंकिंग पता करो, किस सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो उस पर ज़्यादा काम करो, उस पर फोकस ज़्यादा करो, कहाँ पर आपको काम करना है ये सारी चीज़ें देखो अब। ठीक है, तो लिंक आपका उसका डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ वहाँ पर जाकर और देखो, वहाँ पर जाकर वो आपको टेस्ट जो है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, तो जब आप परचेज करोगे तो आपको वहाँ पर एक कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो कोड के ऑप्शन में इंडियन वी 50 यूज़ करना, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंडियन वी 40 यूज़ करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों में से कोई सा भी कोड यूज़ कर लेना, 40% यूज करोगे आप तो वो 12 हमेशा के लिए है, लेकिन जो 50 जो आपका इंडियन INDIAN जो इंडियन वी 50 है वो आपका केवल सितंबर के लिए है, और जो आपका इंडियन वी 40 है वो आपको कभी भी यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 40 हो चुके हैं अभी, तो इनको जाकर लगा लो भाई, अपनी रैंक पता करो, अपना ये पता करो कि किस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, वहाँ पर जाकर काम करो। मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेहनत से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता चला कि एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो वहाँ पर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। ठीक है, कोई सेल है जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो आपका ई वोल्ट है, तब कह रहा है जब इसे लघुपतित किया जाता है, इस वर्ड पर ध्यान दे लेना मेरे भाई, लघुपतित कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है। तो भाई जब आप विद्युत वाहक बल को लघुपतित कर देते हो तो इस कंडीशन को याद रखना भाई, जब इसका टर्मिनल विभवांतर है वो आपका 0 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगर आपने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटले तक क्यों किया जाता है। तो इसका एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कराया था कि भाई साहब ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपका नेवी में पूछा गया है सर, नेवी में पूछा गया है और एयरफोर्स में भी कई बार आया है, लेकिन नेवी में तो अभी एग्जाम हुआ था फेब में जाकर, उसमें आया था ये कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है। बताओ कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है। मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देखिए, हर चैप्टर से मोस्ट करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित क्यों किया जाता है भाई, शक्ति क्षय कम हो इसलिए किया जाता है, शक्ति क्षय अधिक हो इसलिए किया जाता है, या शक्ति क्षय शून्य हो इसलिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसको पटलित करते हैं ताकि जो शक्ति क्षय है वो आपका कम हो, जो शक्ति क्षय है वो आपका कम हो, इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक सेल को जब बंद परिपथ में रखते हैं तो इसके टर्मिनलों के बीच व्यांतर। तो सर टर्मिनल में आपका संबंध क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर होता है। वो क्या बोल रहा है कि जब इसे बंद परिपथ में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बंद परिपथ, जब बंद परिपथ में रखेंगे तो आई आर जो बराबर हो जाएगा आपका E के। तो अब इसे यहाँ पुट करोगे तो V बराबर E माइनस ई, यानी कि आंसर आपका आएगा V बराबर 0, यानी कि टर्मिनल वोल्टता है वो आपकी क्या आएगी 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। देखो 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.05 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक कार बैटरी से इंजन को चालू करते हैं, इतने से जो डिटेल दी हुई है उससे बैटरी को चालू करते समय 100 एम्पियर की धारा लेती है। जो बैटरी को हम चालू करते हैं तो वो बैटरी 100 एम्पियर की धारा लेती है। इंजन चालू करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, तो जब इंजन को चालू करेंगे तो निरावेशन की प्रक्रिया होगी कि आवेशन की, भाई साहब निरावेशन की, यानी कि आवेश निकलेगा। तो निरावेशन की प्रक्रिया में आपका होता क्या है, V बराबर E माइनस आई आर, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था सर, वो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि निरावेशन की प्रक्रिया में टर्मिनल वोल्टता कितनी होती है, E माइनस आई आर, और आवेशन की में सर पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, इन चीज़ों को पर दोबारा समझ लो। निरावेशन की में होती है E माइनस आई आर, और आवेशन की में होती है E प्लस आई आर। इन दोनों को ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। तो देखो सर अब आपके पास सारी चीज़ें हैं। E आपको कितना दिया हुआ है, विद्युत यानी कि 12 वोल्ट दिया हुआ है आपको, 12 माइनस आई का आपको कितना दिया हुआ है, देखो 100 इंटू आर आंतरिक प्रतिरोध सर 0.05, यहाँ से आपका ये तो कट गया पूरा, कितनी बार, यानी कि 12 माइनस 5, यानी कि आपके आ गया 7 वोल्ट, ठीक है, 7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दे लेना बस कि आवेशन होगा या निरावेशन होगा, या आप प्लस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पर आप प्लस लगाओगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा सर, और आप 17 आंसर लगाकर खुश हो जाओगे कि हमारा सही आ गया, क्योंकि जैसे यहाँ प्लस लगाओगे आंसर बी आपका सही हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका ए सही होगा। जब हम बैटरी को चालू कर रहे हैं तो आवेश आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो जाने की प्रक्रिया यानी कि निरावेशन है, आवेश निकल रहा है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लो यार। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो अच्छा सा मोटिवेट, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो बिंदु ए पर आपको धारा पूछ रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी हो तो आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि ये किरचॉफ के लॉ का क्वेश्चन है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखो सर यहाँ हम आने वाली धाराओं को, मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, जो धाराएं आ रही हैं उनको रखो प्लस में, और जो जा रही हैं उनको धरो माइनस में, और क्वेश्चन ओवर। जैसे देखो यहाँ कौन सी आ रही है, 5 आ रही है, तो सर 5 को रखो प्लस में सर, और देखो ये 5 आ रही है तो 5 को रखो प्लस में। देखो ये 2 निकल रही है तो इसको रखो माइनस में, ये 3 निकली इसको रखो माइनस में, सर कट गया इतना, कितना बचा 5। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो गया। कभी भी किरचॉफ की लॉ का क्वेश्चन आए, फर्स्ट लॉ का, क्या करना है, जो धाराएं आ रही हैं उस संधि पर उनको रखो प्लस में, जो उस संधि से जा रही हैं उनको रखो माइनस में, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
किरचॉफ का बंद पास नियम, जो किरचॉफ का बंद लूप नियम है वो व्यापक रूप है। वो किसका व्यापक रूप है ये आपको बताना है। ओम के नियम का व्यापक रूप है, लेंज के नियम का व्यापक रूप है, या कूलॉम के नियम का व्यापक रूप है। ठीक है, तो जो किरचॉफ का बंद पास नियम है वो आपका ओम के नियम का व्यापक रूप है। ठीक है, ओम के नियम का व्यापक रूप है, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, लेंज के नियम से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लेंज के नियम से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि लेंज का नियम क्या है, आपका ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, किरचॉफ के नियम से दो क्वेश्चन कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो आपका क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो भूल जाते हो, कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद कर रखना। जैसे किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या है, धारा नियम है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, धारा नियम के। तो धारा और आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसमें क्यू आ रहा है, बस इसे ध्यान रखो कि किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाएगा किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, धारा नियम कहते हैं। तो धारा में क्या आता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू आता है, तो ये आपका है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, और जो सेकंड बचा वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा मुझे ये बताओ कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम का, तो कूलॉम के नियम से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले ही पूछ सका हूँ, आज आपको बताता हूँ कि कूलॉम के नियम का एक क्वेश्चन है, वो आपका नेवी के पेपर में आया था। वो क्या था आपका कि क्या क्वेश्चन था वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। चलो मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। ठीक है, वीडियो पर आपको बता दूंगा मैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा था, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है। जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका उपयोग किस लिए होता है, प्रतिरोध मापने के लिए, आवेश मापने के लिए, धारा मापने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका आपका उपयोग होता है आपका प्रतिरोध मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इनको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 21 नंबर बोल रहा है RAB, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कहीं 5 प्रतिरोध दिखाई दें, क्या 5 प्रतिरोध, तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल है कि वहाँ पर आपका व्हीटस्टोन सेतु जरूर बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको 5 प्रतिरोध दिख रहे हैं, तो जब व्हीटस्टोन सेतु की घटना होती है तो आपके जो बीच वाला प्रतिरोध होता है उसे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे निगलेक्ट कर दिया, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो देखो R और R आपका ऊपर हो गया इस सीढ़ी क्रम में, तो यहाँ से हम इसे 2R लिख सकते हैं। देखो ये वाला R और ये वाला R वो सीढ़ी में अलग अलग हो गया, तो ये भी आपका 2R हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में हो जाते हैं समांतर में, ये दोनों आपस में समांतर होंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1/R इक्वलेंट बराबर होगा 1 कितना 2R प्लस 1/2R, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर 2/2R। देखो 2 से 2 कट जाएगा, R बराबर आ जाएगा आपका केवल स्मॉल r। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेम कंसेप्ट पर सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर सेम क्वेश्चन है, अंतर बस इनका है, अंतर बस इनका है। तो देखो यहाँ भी आपको इसे निगलेक्ट कर देना है। अब 8 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1/16 प्लस 1/16, 1/16 प्लस 1/16 कितना हो जाएगा, 2/16 हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से निकलेगा आपका 8। ठीक है, तो 8 यहाँ से निकलेगा, और 8 8 8 तीनों में कितना है, श्रेणी में हो गए, तो तीनों कितना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको इसे सॉल्व करके हमारा कितना आया 8। ठीक है, और 8 हमारा ये है, और 8 हमारा ये है, 8 8 8 यानी कि 24 ओम आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को ये मैंने आपके लिए लिखा था, लेकिन सॉल्व करता चला गया तो सॉल्व हो गया। देखो हाँ, अभी मैंने क्या बताया था, क्या बताना चाह रहा था अभी आपको पीछे क्वेश्चन में, कि जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था, लास्ट मोमेंट भूल गया मैं, तो ये क्वेश्चन आपका नेवी में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि न्यूटन जो कूलॉम का नियम है वो आपके न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई ये आपका नेक्स्ट है। देखो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो। तो भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ। आप कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं आपको उसको जरूर सॉर्ट आउट करूँगा, क्योंकि आप अगर यहाँ तक वीडियो देखने आ रहे हो उसके बाद आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ लिख दी हैं आपकी। देखो ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। वैद्युत वाहक बल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैद्युत सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कुल जो श्रेणी क्रम में कुल वैद्युत वाहक बल होता है वो आपका होता है NE, जो इसका मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो NE, और इसका जो कुल प्रतिरोध होता है वो आपका होता है NR। इसी में आपकी कुल धारा होती है वो आपकी होती है NE/R प्लस NR। अच्छा अब बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम की कुल वैद्युत वाहक बल होता है आपका E, कुल आंतर प्रतिरोध होता है आपका R/N,
आर अपॉन एन है ये, ठीक है। और धारा होती है आपकी ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। अगर मिश्रित क्रम की बात करें तो इसका कुल वैद्युत भागफल ई होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है आपका एन आर अपॉन एम, और इसकी जो धारा होती है वो होती है आपकी एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बटे एम, ठीक है। ये एन और एम क्या है, जो एन है वो प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या है आपकी, ये जो एन है वो प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या है, और जो एम वो जो आपका आर है वो आपका है आंतरिक प्रतिरोध, और जो एम है वो पंक्ति की संख्या है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये बताना, क्वेश्चन कैसे लगे ये बताना, ठीक है। आप हमारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक यार जरूर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।